बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का जर्नी इनसाइड द एटम। आपने ये बहुत जगह से पढ़ा होगा, लेकिन आज यहाँ पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया जाएगा। तो यहाँ पे रुक के आराम से ये वीडियो देखो और जाओ एग्जाम दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। पहला चीज कि हमारा एटम जो है, जर्नी इनसाइड द एटम, ये चैप्टर है क्या? तो हमें एटम के अंदर जाना है, इनसाइड द, कहां के जर्नी करना है? इनसाइड द एटम। तो पहले समझ लेते हैं एटम होता क्या है। तो देखो, जितने भी हमारे यहाँ पे मैटर दिख रहे हैं, या वो तो लिविंग हो या तो नॉन लिविंग। मैटर मतलब जितने भी चेयर, पंखा, एसी, जितना भी चीज दिख रहा है तुमको, ये सब के सब क्या है? मैटर है। तो अब ये मैटर जो होता है वो किससे बना है? मैटर कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और ये मैटर जो होता है वो एक छोटे से पार्टिकल से बना है, वो क्या है? एटम। अब देखो, जैसे लिविंग बीइंग, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी किससे बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। सेल किससे बना है? प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे बना है? एटम से। तो जो सबसे छोटा है वो हमारा क्या होता है? एटम। अब आ जाओ, जैसे घर किससे बना है? रूम से। रूम किससे बना है? वॉल से। वॉल किससे बना है? ब्रिक से। ब्रिक किससे बना है? सिलिकेट से। और सिलिकेट किससे बना है? एटम से। तो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग है वो सब किससे बने हुए हैं? एटम से। देखो दूसरा पॉइंट, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो यहां पर जूम कर देता हूं, ध्यान से देखते रहे। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अल्टीमेटली कंपोज्ड ऑफ एटम। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग किससे बने हुए? एटम से। एटम आर सो टीनी एंड दे कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ये हम अपने आंखों से इसको नहीं देख सकते, ये बहुत छोटा होता है। एंड एटम में बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर एंड इट कैनॉट बी फर्दर डिवाइड। इसको बहुत छोटा होता है और इसको हम शायद आगे डिवाइड ना कर सके, मे बी, लेकिन आगे डिवाइड होगा, अभी देखते रहो। साइंटिस्ट स्टडी वेदर द एटम आर डिविजिबल। साइंटिस्ट स्टडी करते गए कि क्या एटम डिविजिबल है। दे एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम एंड हाउ दे आर अरेंज। वो एग्जामिन करना चाहते हैं कि एटम के अंदर कौन कौन सा चीज है जो भरा हुआ है, एटम किसी चीज से बना हुआ है क्या, और वो उसका अरेंजमेंट देखना चाहते हैं कि वो एटम के अंदर किसी चीज से बना हुआ है भी तो कैसे अरेंज है। एक तो एटम इतना छोटा, उसके अंदर भी और कुछ है, तो वो कैसे अरेंज है, ये सारा चीज वो देखना चाहते हैं। तो देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम हैज इवॉल्व थ्रू द साइंटिफिक डिस्कवरी। जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरी होते गया वैसे वैसे हम लोग एटम के बारे में धीरे धीरे जानते गए। अब आ जाओ, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो रीडिस्कवरिंग द रूट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। कैसे ये एटम पे जितना भी थ्योरी बना वो कौन कौन से, पहला कौन सा आदमी था जिसने बोला था इस एटम के बारे में? तो वो याद रखो, पहला कौन सा था? तो यहां ध्यान से देखो, इन एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक थिंकर ओवर 2000 ईयर एगो, 2000 साल पहले कौन कौन से इंडियन और ग्रीक फिलोसफर ने ये बात बताई थी कि जो हमारा एटम है, मैटर, जो भी यहाँ पे तुम्हें मैटर दिखता है, लिविंग और नॉन लिविंग, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है उसका उन्होंने अलग एटम नाम नहीं दिया था। देखो, जैसे इंडियन कौन से थे? आचार्य कनाडा। इन्होंने क्या बोला था? सजेस्ट दैट द मैटर इज मेड ऑफ ए टाइनी पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। इन्होंने एटम नहीं बोला था, बोला था कि जो मैटर होता है वो एक छोटे से पार्टिकल से बना होता है जिसका नाम क्या होता है? परमाणु। विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइड, जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये हमें कहां पे लिखा हुआ मिला? तो देखो, ये एक संस्कृत के बुक में हमें देखने को मिला। उन्होंने लिखा था कि परमाणु को जो होता है कि अब हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते और अपने सेंस ऑर्गन से हम जैसे आंख से नहीं देख सकते, ना सुन सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ये ऐसा इन्होंने बताया था कि परमाणु को हम अपने सेंस नहीं कर सकते। अब आ जाओ, ग्रीक फिलोसफर दो है, कौन कौन से? ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। इन्होंने क्या किया? प्रपोज सिमिलर आइडिया। दे कॉल्ड द इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटोमोस।
इन्होंने बोला था कि ये जो पार्टिकल डिवाइड नहीं हो रहा है जिससे सारा चीज बना है वो कौन सा है, एटमोस। इन्होंने परमाणु नहीं बोला, इन्होंने इस एटम का नाम क्या दिया, एटमोस। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वॉज इमेजिनरी आइडिया रेदर देन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। ये सब इमेजिन कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। अब आए हमारे कौन, डेल्टन। डेल्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, देखो अब कौन आए, डेल्टन। In 1808, John Dalton proposed the first scientific atomic theory based on experiment. इन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक एटॉमिक थ्योरी दिया कि अब इनका माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया था, इमेजिन किया था। लेकिन जॉन डेल्टन जो थे उन्होंने क्या बताया कि ये बताया एक्सपेरिमेंट के बेस पे, बोल रहा है कि ऑल द मैटर इज कंपोज ऑफ ए इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मतलब जितने भी हमारे मैटर है वो एक पार्टिकल से बने हैं जो डिवाइड नहीं हो सकता, और वो कौन है, एटम है। अब यहां पे नाम आ गया एटम का। एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर एंड कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। एटम को हम छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। ये किसका कहना था, जॉन डेल्टन का। लेकिन ये थोड़ा सा साइंटिफिक वो चीजें लिए थे, इसीलिए इनका थोड़ा क्या ज्यादा महत्व दिया गया, किसको, डेल्टन को। आचार्य और ल्यूसिफस को उतना महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि वो इमेजिनरी थे। वो ऐसे ही बोल देते कि हाँ कुछ चीज है जिससे ये सारा मैटर बना है, या तो परमाणु है, और ल्यूसिफस ने बोला था एटोमोस है। ओके, जो डेल्टन थ्योरी बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मॉडर्न स्टडी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर को अब लोग स्टडी करने लगे, और पहला जो स्टार्टिंग स्टेप था वो किसने दिया था, जॉन डेल्टन ने। फेमस जो किया था वो किसने किया था, जॉन डेल्टन ने। अब बाकी साइंटिस्ट आने लगे और अपना विचार एटम पे खोज करने लगे, और अब अपना विचार देने लगे। अब आ जाओ हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू द एटॉमिक मॉडल्स। अब क्या हो गया, तो अब ध्यान से देखे रहो। साइंटिस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट एटम माइट लुक लाइक ए सिंपल मॉडल। साइंटिस्ट ने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने अलग मॉडल इमेजिन किया, किसी ने अलग मॉडल्स, किसी ने अलग मॉडल, सबने अलग अलग मॉडल इमेजिन करना स्टार्ट किया। जब नया एक्सपेरिमेंट हुआ और एविडेंस आया, तो वो सारे मॉडल को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ये सारे मॉडल खत्म हो गए। अब आ जाओ, अर्ली मॉडल वेर नॉट फुली करेक्ट। जो पिछले वाले मॉडल थे वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं थे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसने एटम के बारे में बात करवाना स्टार्ट किया था लोगों से। अगर एटम के बारे में साइंटिस्ट बात नहीं करते तो कोई एटम के बारे में खोज नहीं करता। अब आ जाओ, साइंस मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप थ्रू द क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस धीरे धीरे आगे मूव होते गया कि क्यूरियोसिटी से जानने की लोगों की इच्छा बढ़ने लगी। साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि आखिर में एटम ये है क्या, या ये किसी की चीज से बना हुआ है, या ये डिवाइड हो सकता है। तो अब देखो, अंटिल द 19th सेंचुरी से पहले एटम वेयर थॉट टू बी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ मैटर। 19th सेंचुरी से पहले ये माना जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और वो सारे मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कौन है, एटम है। लेकिन जैसे 19th सेंचुरी खत्म हुआ, फिर बाद में देखो, लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर दैट द सर्टेन एलिमेंट इमिट इंडिविजिबल एनर्जी पार्टिकल कॉल्ड रेडिएशन। ये याद रखना पॉइंट। इन्होंने देखा कि कुछ जो एलिमेंट है वो अपने में से कुछ पार्टिकल्स को इमिट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, कुछ एनर्जी उनमें से बाहर निकल रही है। अब ये बताओ, एटम में से कुछ एनर्जी बाहर निकल रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि एटम से छोटा होगा और उसे देखा भी नहीं जा सकता था। और उसी चीज को हमने क्या बोला, रेडिएशन। जो एलिमेंट में से एनर्जी और पार्टिकल बाहर निकल रहे थे उसी को हम क्या बोलते थे, रेडिएशन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि सर्टेन एलिमेंट इमिट इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल, जिसे हम देख नहीं सकते, वो एनर्जी और पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। द डिस्कवरी शो दैट द एटम आर नॉट डिविजिबल एंड कंटेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल।
ये डिस्कवरी ये शो किया कि एटम को अब डिवाइड किया जा सकता है, एटम कोई ना कोई छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, तब आए कौन सा, हमारे जे थॉमसन ने इस बात पे जोर देके और अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखते रहना। ये देख, जे थॉमसन ने क्या किया कि एक खाली बॉक्स लिया, खाली बॉक्स के तरफ दो तरफ मेटल लगा दिया, एक तरफ इस एक तरफ इधर, एक को बैटरी से कनेक्ट किया पॉजिटिव से और एक को बैटरी से कनेक्ट किया नेगेटिव से, और हाई वोल्टेज दे दिया और यहां पे लगा दिया एमीटर। यहां पे क्या लगा दिया, एमीटर। अब बोलोगे कि एमीटर क्या होता है सर, तो एमीटर वो डिवाइस होता है जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेस्टर देखे हो, टेस्टर लगाते हो जैसे स्विच के उसके अंदर तो वो लाइट ग्लो कर जाता है, तो वैसा ही है एमीटर है, वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां से एक मेटल था, यहां से बीच में क्या था, खाली जगह। जैसे ही उन्होंने यहां से बैटरी का स्विच ऑन किया तो देखा कि ये एमीटर का जो सुई था वो डगमगाने लगा। अब इन्हें पता चला कि हाँ ये सुई कैसे डगमगा रहा है भाई, ये तो यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह में करंट कैसे पास हो रहा है। तब इन्हें लगा कि या तो इधर से कोई चीज जा रहा है या इधर से कोई आ रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा है। तब इन्होंने क्या किया कि स्क्रीन लगा दिया यहां पे, और इसमें क्या कर दिया, छोटे छोटे होल्स लगा दिए, छोटे छोटे होल्स लगा दिए। अब जैसे इन्होंने होल्स लगाए तो इन्होंने देखा कि ये स्क्रीन जो था, यहां पे जो स्क्रीन लगाया था वो स्क्रीन ग्लो होने लगा, मतलब बुक बुक जैसे उस पर कुछ चीज टकराएगा तो वो क्या होने लगा, जलने लगा। तब ये देख इन्होंने ये बोला कि हमारे नेगेटिव चार्ज से कुछ पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, और उसी का नाम इन्होंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना कि ये जे थॉमसन ने किया था कैथोड रे। ये जो रे जा रहा था, ये देखो रे इधर से जाके इसमें होल कर दिया था, छोटे छोटे होल्स थे, ये छोटे छोटे होल्स जो थे इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए। अब ये होल से ऐसे गुजर जाता, ये है होल से ऐसे रे गुजर के जाके ये स्क्रीन पे टकराता था। स्क्रीन पे जैसे टकराता था तो ये स्क्रीन ग्लो करता था, इधर स्क्रीन लगा दिया था उन्होंने। जैसे ये स्क्रीन ग्लो करता था तो उन्होंने बोला था कि इधर से कोई रे आ रहा है। अब वो रे जो था वही था कौन सा रे, कैथोड रे। कौन सा रे, कैथोड रे, क्योंकि वो कहां से निकल रहा था, वो निकल रहा था हमारा कैथोड से। कहां से निकल रहा था, कैथोड से। तो जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने हाई वोल्टेज से एक खाली ट्यूब को कनेक्ट किया तो देखा कि यहां से कैथोड से इस एलिमेंट से कुछ निकल रहा है और यहां पे जाके टकरा रहा है, और उसी का नाम उन्होंने क्या दिया, कैथोड रे। और यहीं से खोज होना स्टार्ट हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो जे थॉमसन ने ये नेगेटिव चार्ज से निकल रहा था और अट्रैक्ट होके कहां जा रहा था, पॉजिटिव पे। तो जे थॉमसन ने बोला कि ये कैथोड से निकल रहा है रे, तो ये जो रे है वो कौन सा रे है, कैथोड रे। और इसी का नाम इन्होंने क्या दिया कि ये जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो सब में एक चीज है और एक चीज से बना हुआ है, और उसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। उसी का नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो आ जाओ अब हम ये देखते हैं। जे थॉमसन स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैसियस वेरी लो प्रेशर। ये ट्यूब जो था उसका बहुत लो प्रेशर था। ही यूज्ड ए ग्लास ट्यूब विद 2 इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड हाई वोल्टेज। 2 इलेक्ट्रोड से, एक कैथोड था एक एनोड था, और बहुत ज्यादा वोल्टेज से जब उन्होंने पास कराया तो उन्होंने एब्जॉर्ब किया मूविंग फ्रॉम द कैथोड नेगेटिव चार्ज टू द एनोड। मतलब कोई चीज मूव कर रहा है कैथोड से किधर, एनोड की तरफ, और दीज रे आर कॉल्ड कैथोड रे। इसी रे का नाम उन्होंने क्या दे दिया, कैथोड रे। बाय स्टडीइंग दीज रे इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, Thomson concluded that these are the stream of negative charge particle। जब इन्होंने इस चीज को पढ़ा, जब इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देते थे तो ये रे इधर चला जाता था, उधर नहीं जाता था। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देते थे तो ये रे इधर मुड़ जाता था।
तब इन्होंने बोला कि ये जो है ये किससे बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज से, तभी तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उन्होंने यही बोला, बाय स्टडी दीज रे इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, थॉमसन ने ये बोला कि ये जो हमारा बना है वो किससे बना है, नेगेटिव चार्ज से, एंड देयर मास इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम एंड दिस पार्टिकल वेर लेटर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने देखा कि जो पूरा एटम का मास है, वजन है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो वजन है, इलेक्ट्रॉन का वजन कम है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू एटम। मतलब एटम से भी छोटा कौन है हमारा, इलेक्ट्रॉन। अब ये एटम से ही निकल रहा था, तो हमने देख लिया कि ये एटम जो है वो डिवाइड हो सकता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में। तो थॉमसन ने बोल दिया कि ये जो है एटम, जितने भी हमारे एटम है वो सब किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से। और देखो यहाँ पे he show that the atom are made up of smaller subatomic component। ये शो कर रहा था कि एटम को भी सब एटॉमिक और डिवाइड करके बांटा जा सकता है। मतलब एटम जो बना है वो किससे बना है, सब एटॉमिक कंपोनेंट से। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, तो देखो ये अब याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -1.60 इंटू 10⁻⁻19। मतलब ये तो जीरो के बराबर है, 1/1000000000000 ऐसे है। तब ये बताओ मुझे, ये बहुत सारा जीरो है, इसका मतलब जो है ये किसके बराबर है, 1 को इतने से डिवाइड करोगे तो ये जीरो के बराबर है। तो इन्होंने ये दे दिया कि अगर हम इसको माने तो क्या मान सकते हैं, माइनस। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो क्या लेंगे, -1। ओके, अब आ जाओ आगे। अब थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया और बताया कि एटम कैसा होगा। अब मॉडल में उन्होंने क्या बोला, तो थॉमसन डिस्कवर द टाइनी नेगेटिव चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने खोज किया था किसका, इलेक्ट्रॉन का। टू एक्सप्लेन दिस ही प्रपोजेड दैट द एटम टू बी स्फीयर ऑफ पॉजिटिव विद द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इट। बोल रहा है कि इन्होंने बोला कि जो एटम है वो पूरे पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में कहीं कहीं पे है। ओके, इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये याद रखना कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने। इन्होंने बोला था, जैसे तुमने देखा होगा खीर में कहीं कहीं काजू डाल देते हैं ना, तो पूरा खीर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जहां जहां मैंने काजू डाला है वो हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम तो है इंडियन, तो हम कैसे समझेंगे ये खीर उर वाला, वैसे काजू उजू नहीं आता हमारे घर, तो हमने समझा किससे, वाटरमेलन का जो ये रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट जो होता है वो क्या बताया उन्होंने, पॉजिटिव। और जो सीड होते हैं, काले काले कलर के बीज होते हैं, वो हमारे क्या है, नेगेटिव। जो रेड कलर वाला था वो है पॉजिटिव। देखो, द रेड पल्प रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज एंड द सीड रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्टे बैलेंस इन एटम। मतलब ये हमें पहली बार बताया गया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बैलेंस बना रहे हैं, हमारा एटम जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस है। तो जे थॉमसन का मॉडल क्या था कि हमारा पूरा जो होगा एटम वो पॉजिटिव चार्ज होगा, बीच बीच में कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। देखो यहाँ पे ये दे रखा, देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये कि पूरा जो एटम है वो किससे भरा है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और बीच बीच में कहीं पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये जे थॉमसन का मॉडल है। ये बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया कि पूरा पॉजिटिव चार्ज बीच बीच में क्या था, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। उन्होंने कैसे किया था, तो उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था सर, उससे किया था कि कोई कैथोड से रे निकल रहा था, उसी को उन्होंने नाम दे दिया कैथोड रे, और वो पॉजिटिव के तरफ जा रहा था, तो उसको बता दिया कि वो कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज है, तभी जा रहा है पॉजिटिव के पास, और वो नेगेटिव चार्ज का नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। ओके,
तो अब आ जाओ, अगला मॉडल हमारा जो है वो कौन सा है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने थॉमसन के मॉडल को क्या कर दिया, बेकार बता दिया। अब देखते हैं कि इन्होंने थॉमसन का मॉडल को बेकार कैसे बताया। तो इन्होंने पहले एक एलिमेंट लिया, वो कौन सा लिया, गोल्ड लिया। गोल्ड को बहुत छोटे छोटे उसमें वो करते गए, क्योंकि गोल्ड बहुत मेलेबल है, इसको थीन शीट में चेंज कर सकते हैं। बहुत पतला करते गए करते गए करते गए, इन्होंने गोल्ड को बहुत पतला कर दिया। और गोल्ड को जब पतला करने के बाद इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का इस पे क्या कराया, रे को बम्बार्ड किया। मतलब यहां से रे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे क्या कर दिया, इसी गोल्ड फॉयल पेपर पे इसको पहले बहुत थीन कर दिया। पूछेगा क्वेश्चन की गोल्ड ही क्यों लिया गया, क्योंकि गोल्ड दुनिया का सबसे मेलेबल है, उसको बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है, बाकी दूसरे एलिमेंट को उतना पतला नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसको लिया गया, गोल्ड को। क्यों, क्योंकि मोस्ट मेलेबल है। मोस्ट जो हमारा है मेलेबल कौन है, वो है गोल्ड। ओके, इसीलिए आपने गोल्ड को इसमें किस एक्सपेरिमेंट में इसमें रदरफोर्ड ने यूज किया था। कौन सा, ये किसका एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड का। उन्होंने ही किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। पहले गोल्ड का यूज क्यों किया, ये समझ में आ गया, क्योंकि वो मोस्ट मेलेबल था। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है जिसका इसने बम्बार्डिंग कराया था, तो ये अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव चार्ज, हीलियम का 2+, हीलियम का 2+, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। जैसे इसने गोल्ड फॉयल पेपर पे अल्फा पार्टिकल को पास कराया, तो क्या होना चाहिए था, ये बताओ। तो देखो ये क्या हुआ, ये हमारा गोल्ड फॉयल गोल्ड है, इसमें से ज्यादातर जो रे था वो क्या कर गया था, पास कर गया। देखो यहां से आ रहा है रे, ज्यादातर रे इधर हमें पास करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ जो रे है वो डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ जो रे हो गया वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट। और कुछ जो आया, जहां से आया वहीं पे वापस चला गया, मतलब बाउंस बैक हो गया, जहां से आया वहीं से वापस। तब इस एक्सपेरिमेंट से उसे क्या पता चला, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि थॉमसन ने क्या बोला था कि जितना भी एटम होगा वो सब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ होगा। लेकिन हमें ये देखने को मिला कि क्या अगर पॉजिटिव चार्ज आए पॉजिटिव चार्ज के पास, तो वो उसको आने देगा, नहीं, वो उसको दूर फेंक देगा। तो ये तो कहानी था कि हम पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहे थे, लेकिन ये क्यों पास हो जा रहे थे, जबकि पूरा एटम जो है वो किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज से बना है। फिर ये क्यों पास हो जा रहे थे, तो ये जानने की जरूरत थी हमें कि ये रे जो थे वो पास क्यों हो रहे हैं। और बहुत सारे, कम से कम 99% रे जो थे वो पास हो जाते थे। अब ये रदरफोर्ड को बहुत झटका लगा, बोले कि हाँ, ये तो थॉमसन ने अभी बोल के गया था कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज है, हम पॉजिटिव भेज रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। बात क्या है आखिर में, तो उन्होंने देखा, देखो फिर उन्होंने देखो, ये थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने ये बोला था कि पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव पूरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। तब रदरफोर्ड ने अपना एक वो बताया। देखो पहले रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देखो ऑब्जर्वेशन, ये पूछता है कि रदरफोर्ड जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसका ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हमने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए ज्यादातर जो हो रहे थे वो क्या कर जा रहे थे, पास हो जा रहे थे। सम अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाई लार्ज एंड स्मॉल एंगल, कुछ जो हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल इवन बाउंस बैक, मतलब जाके वापस आ जा रहे थे। कुछ जो हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, कुछ जो हो रहे थे वो क्या कर जा रहे थे, बहुत सारे जो 99% थे वो क्या हो जा रहे थे, पास हो जा रहे थे। बहुत कम 1% से भी कम, मतलब 0.5% के बराबर क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट, वो भी किससे, स्मॉल एंगल्स। और बहुत ही कम, मतलब ये 0.6,
ये 0.4% जो थे वो क्या हो जा रहे थे, बाउंस बैक, मतलब जहां से गए वहीं से वापस आ गए। इससे अब क्या कंक्लूजन मिला हमें, इससे हमें अब ये क्या कंक्लूजन मिला, तो ये देख हमें इससे ये कंक्लूजन मिला जब ये गया थॉमसन के पास कि भाई बताओ ये क्या हो रहा है, तो थॉमसन का जो मॉडल था वो फेल हो गया। देख कंक्लूजन अब हम पढ़ेंगे, तो कंक्लूजन आप देख लो थॉमसन का कंक्लूजन, तो थॉमसन मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द गोल्ड कॉइल। इन्होंने बोला था पॉजिटिव है, इधर इसने पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव है एटम, बीच बीच में कहीं कहीं नेगेटिव है, इसने पॉजिटिव चार्ज का क्या करा दिया, बम्बार्डिंग करा दिया। देखा कि जा सारा पास हो जा रहा है, कुछ ही जो हो रहा है इधर उधर जा रहा है, मतलब चारों तरफ क्या भरा पड़ा है, नेगेटिव चार्ज, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो इसने क्या बोला था, दिस एक्सपेरिमेंट लीड रदरफोर्ड टू गिव द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। इन्होंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस इज एम्प्टी, बहुत सारे एटम में जो जगह है, ज्यादातर जो जगह है वो क्या है, खाली। पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द टीनी न्यूक्लियर, मतलब ये अगर एटम है तो बीच में है पॉजिटिव चार्ज और बहुत छोटा जगह, ये नहीं कि ये है चारों तरफ है पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा मॉडल थॉमसन ने बताया था, ये गलत काट दिया इसने, बोला था ये सब खाली जगह है, खाली जगह पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और बीच में जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये किसका कहना था, रदरफोर्ड का, और बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है वो रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये रदरफोर्ड का मॉडल, इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि हमारा जो एटम है वो बीच में उसका पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटे जगह पे, तभी तो कुछ ही है, कुछ ही जो रे थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे, ज्यादातर जो जगह है वो किसका है, नेगेटिव चार्ज का, ज्यादातर जो जगह है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अब आ जाओ, हमने रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया कि ज्यादातर जो रे थे बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जा रहे थे, कुछ जो हो रहे थे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ जो हो रहे थे बाउंस बैक, वापस आ जा रहे थे। अब इन्होंने ये देख के कंक्लूजन क्या दिया, इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि बहुत सारा जगह जो है वो क्या है, खाली है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां पे है, बीच में है, और सारा मास जो है वो कहां पे है, पॉजिटिव चार्ज के पास। जैसे देखो ये मान लो हमारा एटम है, ये हमारा क्या है, ये पॉलिथीन मान लो एटम है, और ये मैंने डाल दिया, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मैंने बताया कि कौन भारी है, पॉलिथीन भारी है कि ये भारी है, जो काले कलर का तुम्हें दिख रहा है ये भारी है या पॉलिथीन भारी है, ये बताओ। तो सर जो काला कलर का दिख रहा है वो भारी है। तो ऐसे ही था, एटम बड़ा तो था, एटम बड़ा तो था, लेकिन जो उसका मास था, वजन था, वो किसके अंदर था, इसी न्यूक्लियस के अंदर था, मतलब इसी पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूक्लियस बना है उन्होंने क्या बोला, वो किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज से बना है। किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज से। और सारा जो मास है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर। अब रदरफोर्ड मॉडल हम पढ़ लेते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल अपना उन्होंने कैसे बताया कि कैसा एटम है। तो बोला था कि फ्रॉम द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जो हमारा एटम है उसका जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है वहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, मतलब ज्यादातर जो एटम है वो खाली जगह है एटम में। वो कैसे पता चला, तो अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट के पास हो जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज पास कर जा रहे हैं, मतलब वहां पे अट्रैक्ट उसको कोई कर रहा है तभी तो पास हो रहा है, मतलब अट्रैक्ट कौन कर रहा है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहता तो उसको क्या भेज देता कि चल दूर,
क्योंकि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, एक दूसरे से दूर जाते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब आ जाओ, तो न्यूक्लियस इज डेंस, जो न्यूक्लियस है वो बहुत डेंस है, contain all positive charge and most of the mass of the atom, मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और सारा जो मास है वो कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब वही पॉजिटिव चार्ज बहुत भारी है, बहुत क्या है, भारी है। अब आ जाओ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, बोला है कि पॉजिटिव चार्ज बीच में है और उसी के अगल बगल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। द मॉडल इज कॉल्ड द प्लानेटरी रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब ये मॉडल ऐसा है कि जैसे प्लानेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि रदरफोर्ड फाउंड दैट द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, एटम बहुत बड़ा, न्यूक्लियस इसमें बहुत छोटा है। ओके, the diameter of the atom is 10 to the power minus 10 meter and the diameter of the nucleus is 10 to the power minus 50, मतलब एटम बहुत बड़ा और न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा। माइनस में जितना बड़ा ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, ये बड़ा होता है, माइनस वाले में याद रखना। The size of atom is comparable to the football stadium while the nucleus is like a pea place at the center, बोल रहा है कि ऐसे तुम कंपेयर कर सकते हो कि एक पूरा फुटबॉल का क्या है, स्टेडियम है और बीच में एक मटर रख दिया, वो पी जो है, वो मटर जो है वो न्यूक्लियस है। अब सोचो इतना बड़ा स्टेडियम और सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, तो ऐसा ही हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो, रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था, रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था कि ये जो है थॉमसन के मॉडल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें भी कुछ लिमिटेशन था, ये सारा बात सही नहीं बोले थे। ले अब ये भी गलत बोले हैं, तो हाँ ये भी गलत बोले हैं, तो क्या गलत बोले थे, तो इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम स्टेबल कैसे है। इन्होंने ये तो बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो घूम रहा है तो स्टेबल कैसे है भाई, तो अब ये क्या बात हुई सर, स्टेबल कैसे मतलब, तो मतलब ये स्थिर कैसे है, चारों तरफ घूम रहा है, तो मतलब कि ये एक टाइम पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये लगातार घूम रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मैं दौड़ूंगा तो एक टाइम एनर्जी लॉस होगा, फिर थक जाऊंगा, थक के क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो यही लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो ये थक के गिर क्यों नहीं रहा है, ये गिर जाना चाहिए ना। तो ये जो है रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ घूमेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस होगा तो एक टाइम पे सारा एनर्जी खत्म होगा और फिर वो कहां पे गिर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ये जो था वो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो, एज ए चार्ज इलेक्ट्रॉन, देखो अब ध्यान से सुनते रहे, देखो, एज ए चार्ज इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in a circular orbit, it is accelerating because its direction is change, वो एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एन एक्सेलरेटिंग चार्ज शुड लॉस एनर्जी, वो क्या करेगा, फिजिक्स के अनुसार जो एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो क्या करेगा, लॉस एनर्जी करेगा, एंड लॉसिंग एनर्जी वुड मेक इट ए स्पाइरल इनवर्ड्स एंड इन्वेंटरी फॉल इनटू द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। बोल रहा है कि एक टाइम वो वैसा आएगा कि उसका एनर्जी खत्म होगा और वो कहां पे फॉल हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। इफ दैट रियली हैपेन एटम वुड कोलैप्स एंड डू नॉट एग्जिस्ट, अगर ये हो रहा होगा तो एटम तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमेगा और जाकर पॉजिटिव चार्ज में गिर जाएगा, एटम ब्लास्ट खत्म। लेकिन ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट इन रियलिटी एटम आर स्टेबल, बट हम रियल में देख रहे हैं तो एटम तो स्टेबल है। दिस मीन्स द रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट कंप्लीटेड, इसका मतलब कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कंप्लीट नहीं हुआ। देखो ऐसे ये पॉजिटिव चारों तरफ नेगेटिव घूमेगा, एक टाइम आके इसको कहां पे गिर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस पे। अब हम देखेंगे तो इसको कौन सुधारे थे,
इसको सुधारे थे हमारे किसने, इसको सुधारे थे बोर ने। अभी आगे देखेंगे, तो पहले ये देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया था? तो हमारा रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये कहां पे होता है? तो ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। रदरफोर्ड शो दैट द न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज करेगा। और इसी का नाम क्या है? प्रोटॉन। इसी का नाम क्या दे दिया गया? प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। ओके, प्रोटॉन आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है, क्योंकि सारा एटम का मास कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर। फॉर एन एटम टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल द नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि अगर एटम न्यूट्रल होगा तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे सर? इतना छोटा जगह पे मान के चलो ये हमारा एटम है, बीच में है पॉजिटिव चार्ज। अब ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से। अब आप बोल रहे हो कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब अगर हम बोल दिए कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही प्रोटॉन होगा। ये तो बहुत छोटा जगह है, इसमें कैसे आ जाएगा? तो ये याद रखना कि एटम अगर चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एंड हीलियम एटम हैव 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जगह में रहते हैं, प्रोटॉन बहुत कम जगह में रहते हैं, क्योंकि वो डेंस होते हैं, बहुत घने से रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो पूरा अपना फैल से जगह लेके माँ बाप का अच्छा वाला लड़का है। सुनो, since the atom positive charge equal to the negative charge, atom is electrically neutral। पूछेगा कि एटम कब न्यूट्रल होते हैं? तो एटम तभी न्यूट्रल होता है जितना उसमें पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा एटम न्यूट्रल कब होगा? तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। ये याद। अब अगला आ गया बोर मॉडल। बोर ने क्या किया था? इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को सुधारा था। तो अब आ जाओ, बोर के मॉडल को हम पढ़ते हैं। अब ध्यान से, बोर का मॉडल क्या बोलता था? तो नील बोर प्रपोजेड ए न्यू मॉडल ऑफ द एटम। कब? 1913 में इन्होंने एक नया मॉडल प्रपोज किया और इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा था, ये ऐसे मूव नहीं कर रहा है, इनका अपना अपना एक ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके बाद एक ऑर्बिट है, इसके बाद एक ऑर्बिट है, इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में है इसी में घूमेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसी में घूमेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसी में घूमेगा। ये नहीं कि यहां से घूमते घूमते और चला गया है नानी घर। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन मूव जो करेगा वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, फिक्स सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और उसी का नाम क्या है? ऑर्बिट है। ईच ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हैज ए डेफिनिट एनर्जी, इसके पास एक एनर्जी होगा। अगर ये इसमें घूमेगा तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इसके पास अगर ये इसी में घूम रहा है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लॉस कब होगा? जब ये या तो बाहर दूसरे में जाए, या तो ये किसमें जंप करे? दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तब ये लॉस करेगा एनर्जी। ये किसने बताया था? बोर ने। और बोर ने इस ऑर्बिट का नाम दे दिया, पहले वाले का K, दूसरे वाले का L, तीसरे वाले का M, चौथे वाले का N। बोला कि ऐसे ही ऑर्बिट है। अभी K एलिमेंट क्यों दिया? वो अपने मन से, वो उस टाइम में भाई मैं खोज करूंगा तो मैं अपना ही नाम दूंगा ना, मैं दूंगा अंकित, फाइंडेक्स, टॉपर ऑफ फाइंडेक्स, ऐसे नाम दे दूंगा। तो यही याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा? K, L, M, N, उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। तब ये याद रखना कि ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर K, L, M, N, और आगे बढ़ते जाओ। और जो नंबर ऑफ सेल होते हैं, फर्स्ट सेल का नाम K, सेकेंड का L, थर्ड का M, फोर्थ का M, ये याद रखना। और नंबर ऑफ सेल क्या हो गया? 1, 2, 3, जिसको N से डिनोट कर रहा है। ओके, दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी
of atom and the emission absorption of energy when the electron changing orbit. जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, देखो अगर मूव करेगा हायर ऑर्बिट में, 1 से 3 में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अगर 3 से 1 में आएगा तो एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। ये किसने बताया था, बोर ने, कि अगर ऑर्बिट ऊपर जाओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और वो एनर्जी मिलेगा, और 3 से 1 में जाओगे तो एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। तो ये ध्यान रख लेना। ये सब किसने बताया था, हमारे बोर ने। तो इन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसका नाम क्या रख दिया, एक ऑर्बिट है जिसका नाम क्या है, ओए ये थोड़ी न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और ऑर्बिट का नाम, पहले वाले ऑर्बिट का नाम है के, दूसरे वाले का नाम है एल। ये वो अलग दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा के, दूसरा वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल, तीसरा वाला जो हो जाएगा एम, और चौथा वाला क्या हो जाएगा, एन। ये याद है, ये हमारा बोर का मॉडल था। तो बोर का मॉडल हमने देख लिया कि अब ये क्या था, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन अलाउड ऑर्बिट। अब दे अलाउड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। फर्दर सेल इज फ्रॉम द न्यूक्लियस हायर इन एनर्जी। जैसे हम न्यूक्लियस से आगे बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी भी से क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पूछेगा किस में ज्यादा एनर्जी होगा, के में कि एल में कि एम में कि एन में। तो जैसे आगे बढ़ते जाओगे न्यूक्लियस के, वैसे एनर्जी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू ए हायर सेल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड लोअर सेल बाय लॉसिंग एनर्जी। अगर हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, लोअर में जाएगा तो क्या करेगा, लॉस करेगा। Each cell can hold only a certain number of electron। हर एक सेल में कुछ ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर्टेन नंबर के। जैसे मैं आपको बता दूं, के में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ऐसे ही फिक्स इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उसी पे वो अपना घूमते हैं। अगर वो दूसरे में जाएंगे तब एनर्जी का लॉस करेंगे, ये याद रखना। तो अगर वो उसमें घूम रहे हैं तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में आ गया। अब अगला हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। तो चलो अब हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन का कैसे खोज हुआ। इससे पहले हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कैसे खोज हुआ। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया और प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड ने। अब आ जाओ न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। तो अब ध्यान से देखते रहो न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। तो न्यूट्रॉन का खोज ऐसे देखा गया कि हमने देखा था कि एटम जो होता है वो क्या होता है कि एटम के बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज, बाकी इधर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सेल होते हैं के, एल, एम और एन, ऐसे 4 सेल। तो मैंने बताया था कि एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव। तब जो एटम होगा वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। एटम क्या होगा, न्यूट्रल। और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वही एटम का मास बताएगा कि कितना वजन है एटम। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है। प्रोटॉन कितना है, 1। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम में प्रोटॉन 2 है, लेकिन इनके मास में डिफरेंस था। इसका जो हीलियम का मास था वो हाइड्रोजन से 4 गुना था। अब इन्हें हुआ कि ये हाइड्रोजन के 2 गुना होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें प्रोटॉन तो 1 है और इसमें प्रोटॉन 2 है, तो इसका मास जो होना चाहिए वो 2 गुना होना चाहिए। लेकिन ये जो मास है वो कितने गुना हुआ, 4 गुना हुआ। तब ये हैरान रह गए कि ये जो मास है वो 4 गुना कैसे हुआ। तब इन्हें पता चला कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ बीच में जो है और कुछ जो है जो मास को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्योंकि प्रोटॉन तो 2 ही है, तो कितने गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। लेकिन हीलियम का मास हाइड्रोजन के कितने गुना था, 4 गुना था। तब ये आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन सा चीज है जो मास को बढ़ा रहा है। तब आया हमारा कौन सा, न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो एटम को डिवाइड करेंगे उसी को बोलते हैं सब एटॉमिक। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो क्या करता है, मास में कंट्रीब्यूट करता है। सर ये होता कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर की न्यूक्लियस के अंदर, तो ये भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो अब देखो एटम का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यहां बीच में जो होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन और क्या होगा, न्यूट्रॉन, और बाहर जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब ये बताओ क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज सिर्फ किस पे होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन ये चार्ज ना होते हुए भी किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, मास में। किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, मास में। तो हमारे जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने इस चीज का खोज किया था, किसका, न्यूट्रॉन का। तो देखो इन्होंने कैसे खोज किया था, आप ध्यान से सुनो। तो देखो अब हमें रदरफोर्ड मॉडल में ये देखने को मिला, रदरफोर्ड मॉडल शो दैट द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सारा मास जो है वो किसमें है, न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत स्मॉल है, एंड एक्सट्रीमली लार्ज। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में रहता है, लेकिन उसका मास जो होता है वो न्यूक्लियस के मुकाबले बहुत क्या होता है, बहुत जो होता है कम होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन मास उसका क्या होता है, कम है। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। समथिंग पजलिंग अपीयर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के पहले कुछ ऐसा पजल आया। देखो क्या पजल आया, जो लोगों को उलझा के रखा था। मास ऑफ द एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब हम मास एटम का जोड़ते थे तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही था, और किसी का तो खोज हुआ नहीं था। तो इसको जब जोड़ के हम इनका मास निकालते थे और एटम का मास निकालते थे, तो एटम का मास बहुत ज्यादा आता था। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई है जो मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे हमारा हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। मास ऑफ हीलियम इज अबाउट 4 टाइम ऑफ हाइड्रोजन, नॉट डबल नहीं होता। जबकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है, 1, और हीलियम में प्रोटॉन कितना था, 2। तो ये कितना गुना होना चाहिए था, 2 गुना। लेकिन ये 2 गुना ना हो के कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। These lead the scientists to wonder whether the heavier particle in the same ratio as the proton exists in the atom without affecting its charge. बिना चार्ज में, क्योंकि चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण आता है। साइंटिस्ट को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो एटम में है और कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके मास के अंदर। तब यहां पे आए हमारे साइंटिस्ट कौन, ये आए कौन, जेम्स चैडविक। अब ये जेम्स चैडविक ने क्या किया, ये जो थे ये स्टूडेंट थे किसके, रदरफोर्ड के। इन्होंने डिस्कवर किया किसका, इन्होंने डिस्कवर किया किसका, न्यूट्रॉन का। किसका डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन का। विद मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, जिसका मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब सोच लो, जेम्स चैडविक ने एक चीज का खोज किया जो होता है न्यूट्रॉन, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है। मतलब प्रोटॉन तो एक और सबसे भारी क्या होता था, प्रोटॉन के बराबर एक और चीज का खोज किया, और उसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा। दिस न्यूट्रल पार्टिकल नेम्ड एज न्यूट्रॉन, इसी न्यूट्रल पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर।
और ये याद रखना, पूछेगा ऐसा कौन एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी सारे एलिमेंट में न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। पूछेगा कि एक एलिमेंट का नाम बताओ, टोटल कितने एलिमेंट है? 118। अब तो और भी खोज कर लिए गए हैं। 118 में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है। ओके, देखो, as the neutron do not carry the electric charge, they do not affect the charge of the atom, ये इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो पूछेगा कि एटम न्यूट्रल किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो मास होता है वो किसके कारण होता है, तो मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण कोई मास में कंट्रीब्यूशन नहीं होता। सम न्यूट्रॉन में बी प्रेजेंटेड एंड देयरफॉर एन एटम मास इज मेनली और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एटम का मास है वो किसके कारण होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तब न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का खोज ये देखा गया कि मास जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो मास बढ़ क्यों रहा है, तो मास बढ़ रहा था क्यों, क्योंकि एक चीज का खोज नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन, जो मास को बढ़ा दे रहा था। हाइड्रोजन का मास 1 था, हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 थे, हीलियम में 2 था, तो 2 गुना होना चाहिए था। लेकिन जब मेजर किया गया दोनों तरफ, तो हाइड्रोजन जो था वो हीलियम जो था वो हाइड्रोजन के कितना गुना निकला, 4 गुना निकला। तब ये जो न्यूट्रॉन है इसी का खोज नहीं हुआ था, बाद में पता चला कि ये 4 गुना क्यों हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक है सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं जो एटम से बने हुए हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो, पहले एलिमेंट का जब सिंबल दिया गया, बहुत सारे एलिमेंट का खोज किया गया, उनका सिंबल अब देने की बात आई, तो पहले कौन दिया, जॉन डेल्टन ने दिया। जॉन डेल्टन ने ऐसा ऐसा साइन बना दिया, ये कैसा दे दिया, पिक्चर बना दिया ऐसे। अब क्या हुआ कि ये पिक्चर ज्यादा दिन तक, अब हर चीज का, ये पिक्चर का क्या डिमेरिट था, स्कूल में जाऊंगा तो ये, अब देखो ये कैसा पेंसिल कलर लेके जाना पड़ेगा, अलग अलग कलर में, लीड को पिंक कर दिया, ब्लू कर दिया, अब कलर खत्म हो गया, अब 118 कलर थोड़ी है। अब ये कलर जब खोज वो किया गया, तब ये क्या हो गया, ये बिल्कुल खराब था, ये कोई मॉडल नहीं था, ये कोई काम का नहीं निकला। तो जॉन डेल्टन ने जो सिंबल दिया था एटम का, वो बिल्कुल क्या कर दिया गया, बेकार। फिर मॉडर्न साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो लेटर का हमारा एलिमेंट का सिंबल दिया, वो क्या दिया, अल्फाबेटिकल। अब देखते हो हाइड्रोजन का क्या होता है, H, हाइड्रोजन का अल्फाबेट के नाम पे दे दिया गया। लेकिन जब साइंटिस्ट ने अल्फाबेटिकल नाम देना स्टार्ट किया, तो एक ही नाम के 2 एलिमेंट खोज होने लगे। हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट है और हीलियम भी H से स्टार्ट है। तो अब क्या होगा, तो अब ये देखा गया कि हाइड्रोजन भी H से हीलियम, तो दोनों का सिंबल H। अब एग्जाम में लिख के आऊंगा तो क्या लिखूंगा कि हाइड्रोजन भी, ये सर मैंने हीलियम लिखा था, हाइड्रोजन थोड़ी लिखा था। तब ये कंफ्यूजन क्रिएट करने लगा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि सेकेंड लेटर लिया। कौन सा लेटर लिया, सेकेंड लेटर। अब सेकेंड लेटर, अब हाइड्रोजन को H दे दिया था, हीलियम का खोज हुआ तो क्या लिया गया, H और E, H कैपिटल, और जो सेकेंड लेटर था वो क्या लिया जाता था, स्मॉल। तो देखो, अगर एलिमेंट क्या होने लगे, सेम लेटर के आने लगे, तो दो फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर का यूज किया जाने लगा। तो देखो, हमारा जो नाम देता है एलिमेंट का, वो कौन देता है, वो देता है हमारा IUPAC। यही हमारा IUPAC नहीं, याद रखना, IUPAC ये हमारा एलिमेंट का नाम देता है। यही अप्रूव करता है कि एलिमेंट का नाम क्या होगा। सम सिंबल आर रिटन यूजिंग द फर्स्ट लेटर एंड द फर्स्ट 2 लेटर। कुछ फर्स्ट लेटर से लिखे जा रहे थे और कुछ फर्स्ट 2 लेटर से लिखे जा रहे थे। पहला जो लेटर लिखा जा रहा था कैपिटल लिखा जा रहा था, दूसरा जो लिखा जा रहा था वो कैसा लिखा जा रहा था, स्मॉल। अब 3 मिलने लगे, HE से और एक मिल गया। तो अब स्टार्ट किया गया किसका, तो ग्रीक नेम ले लो भाई, इसका क्या नेम ले लो, ग्रीक।
कैसा नेम ले लो, ग्रीक। जैसे देखो सोडियम, सोडियम जो होता है उसका तो सिंबल एस होना चाहिए था या SO, लेकिन इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है, Na। तो ये ग्रीक नाम पे दिया गया क्योंकि देखो सल्फर भी किससे स्टार्ट होता है, S से। सल्फर भी किससे स्टार्ट होता है, S से। तो अब ये क्या किया गया कि हमारा ग्रीक नेम ले लिया गया कि अब दूसरा लेटर भी मिल गया, तो अब उसमें किसका यूज किया जाएगा, ग्रीक नाम का। अब ग्रीक नाम से देखो, जैसे देखो पहले ये देखो फर्स्ट लेटर से हाइड्रोजन, फिर फर्स्ट और सेकंड एल्यूमिनियम A और L, कोबाल्ट CO, क्लोरीन Cl, Zn। देखो फर्स्ट लेटर अनदर लेटर कोई सा भी जब मिलने लगा तो। अब देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने अगला वो बना रखा है, ग्रीक नाम से कौन सा लिया गया है, तो देखो आयरन। आयरन किससे स्टार्ट होता है, IRON, लेकिन इसका सिंबल जो है वो क्या है, Fe। इसको ग्रीक से लिया गया है, इसका जो होता है ग्रीक में नाम क्या होता है, फेरॉन, तो Fe ले लिया गया। हाइड्रोजन भी ये लिया गया लैटिन वर्ड से, ये लिया गया ग्रीक वर्ड से। देखो ये क्या लिया गया, H। नाइट्रोजन को क्या लिया गया, नाइट्रोजन का नाम क्या लिखा गया, ये भी लिया गया कहां से, जर्मन से। तो ये याद रखना हमारा कुछ जो लेटर थे वो कहां से लिए गए, लैटिन से, ग्रीक से और जर्मन से। कुछ जो लिए गए फर्स्ट कैपिटल लेटर, कुछ फर्स्ट और सेकंड। तो ये ऐसे करके मॉडर्न साइंटिस्ट ने किया, पहले फर्स्ट लेटर फिर फर्स्ट और सेकंड, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो लैटिन, ग्रीक और जर्मन से नाम लिया गया। अब देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट का नाम दिया गया है, एल्यूमिनियम, सबका सिंबल बनाया गया क्योंकि एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बैरियम Br, ब्रोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO। तो देखो इन सब में Al, Ar, Ba, B, फिर Br, फिर Ca, फिर C, फिर Cl, आगे वाला लेटर भी कभी कभी ले लेते थे CO। अब ये ऐसे नाम लिया गया, ठीक है। तो अब ये तुम्हें एक अभी मैं बता दे रहा हूं कि ये एनसीईआरटी में, इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, 1 से 20 तक एलिमेंट याद करना है और ये मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो इसका भी जितना भी है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो भी याद कर लेना, ठीक है। 1 से 20 तक का भी है इसमें। अब अगला हमारा आया एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर देखो, अब हमारे एटम में क्या क्या खोज हो गया है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर। तो देखो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे, एटॉमिक नंबर। अब देखो atom of an element are alike but the different from atom of other element, they differ in the number of proton present in the nucleus। हर एक एटम का प्रोटॉन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, यही होगा, ये हमारा एटॉमिक नंबर। अब मैंने तुमसे ये पूछा सोडियम, ये आता है 11 नंबर, यही इसका एटॉमिक नंबर। तब तुम जानते हो कि सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाए, 11, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल। तो ये याद रखना कि जितने नंबर पे आता है वही उसका एटॉमिक नंबर। जैसे हीलियम 2 नंबर पे आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 2। कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 6। ये याद रखना, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितना प्रोटॉन होगा, ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन जितना होगा वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, किस सिंबल से, जेड से। किससे लिखोगे, जेड से। किससे लिखोगे, जेड से। एटॉमिक नंबर डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट केमिकल बिहेवियर। उसका केमिकल बिहेवियर किससे पता चलेगा हमें, किसी एलिमेंट का, वो हमें पता चलेगा एटॉमिक नंबर से। और वो देखो उसका आइडेंटिटी, कि अब पूछूंगा कि सोडियम का आइडेंटिटी बताओ, तो सोडियम सर 11 नंबर पे आता है, तो उसका आइडेंटिटी किससे पता चल रहा है हमें, एटॉमिक नंबर से। ओके, तो
तो अब देखो, जैसे हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 1। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना 8 नंबर पे आता है, तो एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 8। अगर ये न्यूट्रल होगा तो मैंने बताया था कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से प्रोटॉन भी पता चल जा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी। ओके, अगर सोडियम आ रहा है 11 नंबर पे तो प्रोटॉन कितना 11, और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 11। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो 1 प्रोटॉन और 1 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा 1। हीलियम 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा 2। ओके, तो प्रोटॉन देख के तुम बता देना, अगर तुमसे पूछ लिया किसी एलिमेंट का प्रोटॉन है 11 तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 होगा। ओके, अब एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड द एटॉमिक नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। हमारा एलिमेंट जो होता है वो आइडेंटिफाई कैसे होगा, तो वो होता है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर से मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर है 11, कौन सा एलिमेंट है, तो देखोगे 11 नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो सर सोडियम आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सोडियम, Na से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये बता दिया कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल। अब हमारा अगला जो है वो कौन सा है, मास नंबर। तो मास नंबर किससे डिनोट होता है, तो मास नंबर हमारा सर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं उसी से हमारा डिनोट होगा मास नंबर। तो देखो, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसको रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं, ए से, और एटॉमिक नंबर को किससे किए थे, जेड से। ओके, तो देखो, द मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द न्यूट्रॉन। जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, कुछ में डिफरेंट भी होता है, आगे पढ़ेंगे। द मास ऑफ एटम कैन बी कंसिडर्ड एज द टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द मास ऑफ हीलियम, द एटम कैन अकाउंटेड बाय 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो दोनों को जोड़ के हम कितना लिख देंगे, 4 हो जाएगा इसका मास। मास इसका कितना हो जाएगा 4। ओके, ये याद रखना। अब देखो यहां पे दे रखा है हाइड्रोजन, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका मास कितना हो गया 1। दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका मास कितना हो गया 4। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कितना हो गया 7। देखो यहाँ पे प्रोटॉन अलग है न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन 3 है तो न्यूट्रॉन कितना है 4। ओके, अब देखो किसी एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो ऊपर लिखते हैं मास नंबर, ऊपर क्या लिखेंगे मास नंबर, और नीचे क्या लिखेंगे एटॉमिक नंबर, नीचे क्या लिखेंगे एटॉमिक नंबर। ये याद रखना। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर जो लिखा है ए मतलब मास नंबर और नीचे जेड लिखा है एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट है। जैसे देखो कार्बन पे अगर तुमसे ऐसे दे दिया और पूछा कि कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो ये हमारा पहले देख लो, ये क्या है एटॉमिक नंबर और ये क्या है मास नंबर। अब पूछ रहा है प्रोटॉन कितने हैं, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हो गए 6। अगर एटम न्यूट्रल है तो उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 6। अब आ जाओ मास नंबर। मास नंबर इक्वल टू क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर टोटल इसमें कितना दे रखा है 12, अगर प्रोटॉन हमें दे दिया कितना, प्रोटॉन पहले पता चल गया कि सर 6 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितना होगा सर 6 होगा। तो हमें तीनों इससे पता चल जाएगा। तो ये समझ गए
एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन, मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दो, ऐड कर दो। ओके, तो ये याद रखना। अब आ जाओ, बोल रहा है कि एटम कैसे, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, तो वो क्या होता है, 2 और n का स्क्वायर। n जो होता है वो सेल होता है, जैसे बीच में पॉजिटिव। अब हम पूछे कि k में कितने, l में, चलो उधर समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। पहला क्या होता है, 2n स्क्वायर। अब ये हमारा ये हो गया, पहला होता है k, दूसरा होता है l, तीसरा होता है m, चौथा होता है n। चौथा क्या होता है, n। ओके, अब पूछेगा k में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये n इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ सेल 1 है, ये कितना है 2 है, ये है 3 और ये है क्या 4। तो इसमें पूछेगा k में, तो k में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू n, n कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। k में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। l में कितने होंगे सर, तो 2, n इसमें कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8। अब पूछेगा m में कितने हैं सर, तो m में क्या कर दूंगा 2 और n का स्क्वायर होता है, n कितना है इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो n में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। ओके, n में कितने होंगे सर, तो n 2 इंटू ये कितने नंबर पे आता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 60, तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 32। तो ये देखिए k में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, l में कितने होते हैं 8, m में कितने होते हैं 18, n में कितने होते हैं 32। ये हमारा याद रखना। ये किस फॉर्मूला से निकाला, 2n स्क्वायर से। किससे निकाला, 2n स्क्वायर से। ओके, n होता है, ये यहाँ पे n है 1, यहाँ पे n है 2, यहाँ पे n है 3, यहाँ पे n है 4। ओके, ये याद रखना, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सर एक वो बना कर दिखा दो, तो अब देख लो, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो भी बता दूंगा। देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला किससे, 2n स्क्वायर से। ओके, n इज द नंबर ऑफ सेल, k में 1 होता है, l में 2, m में 3 और n में 4। k में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, n में कितने होंगे 8, m में कितने होंगे 18, n में कितने होंगे 32। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in the outermost cell is A. The other cell can be accommodated a maximum of 2 electron. मतलब ये बोलता है कि ये 20 के बाद जाके ये फेल हो जाता है। तो ये याद रखना कि पहले में कितना आ गया 2, दूसरे में कितना आ गया 8, तीसरे में भी कितना आ गया 8, चौथे में भी कितना आ गया 8। ऐसे अगर पूछेगा कोई कि L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8, M में कितने होते हैं तो 18। लेकिन ये याद रखना कि जब हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 8 8 8 ही लेके चलेंगे। पहले वाले में बस 2 होता है, बाकी सब में क्या याद रखना 8 8, क्योंकि ये 20 के बाद जाके फेल हो जाता है। 11th क्लास में तुम पढ़ोगे कि कितने सेल होते हैं, क्या होता है। ये 20 के बाद 9th क्लास में अभी तुम्हें 20 तक एलिमेंट याद रखने, ये याद रखना। ओके, द इलेक्ट्रॉन आर फिलेड इन द सेल फ्रॉम द outermost KLMN. A cell is filled only after it has been completely filled. अब देखो, एक में अगर फिल हो गया तभी हम दूसरे में जा सकते हैं। ये नहीं कि अभी ये 2 भरा नहीं, 8 वाले में भरने लगे, तो पहले 2 भरेगा, फिर 8 भरेगा, फिर आगे वाला भरेगा, ऐसे बढ़ेगा। पहले K भरेगा, फिर L, फिर M, फिर N, ऐसे भरता है। ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन इन द फिलेड और इनकम्प्लीट सेल मूव टू द अनदर, दे रिमेन इन द सेम सेल। अब ये याद रखो, अब हमारा कैसे भरा है, तो देखो ध्यान से। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। 1 नंबर पे आता है तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये प्रोटॉन तो बीच में है, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में कितने होंगे, यहाँ पे 2 बनाना चाहिए।
प्रोटॉन 2 और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 2। तो देखो 2 भरे हुए हैं, 2 भरे हुए। हीलियम में कितने भरे होंगे, 3। हीलियम में कितने भरेंगे, 3। तो 3 कैसे भरेंगे सर, तो ये हीलियम वाला ध्यान से देखते रहना, हीलियम वाला ध्यान से देखते रहना। देखो हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो अब देखो 2 तो यहां पे भरा गया, ये फुल हो गया, 2 से ज्यादा तो इसमें पहले वाले में नहीं भर सकते ना, तो अब जाएगा आगे वाले में। एल में कितना आ गया, 1। अब आ जाओ इसमें कितने भरने चाहिए, तो इसमें भरने चाहिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो पहले वाले में कितने होने चाहिए, 2। देखो ये यहां पे समझा देता हूं, ये यहां पे गलत दे रखा है, तो ये मैं तुम्हें दूसरे जगह पे समझा देता हूं, ध्यान से देखते रहो। देखो जैसे मैंने हाइड्रोजन का बना रहा हूं जो 1 नंबर पे आ रहा है, बोरोन का बना रहा हूं जो 5 नंबर पे आ रहा है, और एक बना रहा हूं सोडियम का जो आ रहा है 11 नंबर पे। ओके, तो इसके प्रोटॉन बीच में 1 होगा और इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, ये आ रहा है 5 नंबर पे, तो प्रोटॉन कितना होगा बीच में, 5, और बाकी कितने होंगे, के में कितने जाएंगे, 2। ये भर गया, ये पहला सेल, के के बाद एल आएगा, इसमें एल में कितने आएंगे, 1 2 3, देखो 5 हो गए, 2 और 3 कितने हो गए, 5। इसमें कितने होंगे, 11। तो बीच में कितना होगा, प्रोटॉन 11। पहले के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, बच गया कितना, 9। तो दूसरे वाले में कितने जाएंगे, एल में जाते हैं 8 सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी एक और बच रहा है, तो वो किस में जाएगा, एम में। तो एम में कितने हो जाएंगे, 1। तो ये याद रखना कि पहले के को भरते हैं, फिर एल को, और फिर किसको भरेंगे, एम को। ओके, तो ये अच्छे से याद रखना कि पहला सेल भरा जाएगा तभी दूसरा सेल भरा जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन आर फिलेड इन ए सेल। देखो इलेक्ट्रॉन आर फिलेड इन ए सेल फ्रॉम द इनर मोस्ट सेल टू द आउटर। पहले इनर वाले में भरा जाएगा, फिर आउटर वाले में, पहले के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। A cell is filled only after it has been completely filled। देखो a cell is filled only after, हम आगे वाले में जाएंगे जब पहला वाला भर जाएगा, उसके बाद ही किस में जाएंगे, आगे वाले में। तो अब एक मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, ये करके रखना कि मुझे, मैं एक बना देता हूं कि मैंने बोला कि मैग्नीशियम का डायग्राम बना कर दीजिए। तो मैग्नीशियम में मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, तो ये याद कर लेना तुम्हें, 1 से 20 तक एलिमेंट आता है 12 नंबर पे। तो प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 12। तो अब देखो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बीच में होता है प्रोटॉन, ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, के पहला सेल आ गया, इसमें कितने हो गए, 2। अभी बचा कितना, 10। फिर एल में कितने आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब कितने बच गए, 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, 10। अब के एल एम में कितने आएंगे, बस 2। अब ये हमारा किसका डायग्राम हो गया, मैग्नीशियम का। ऐसे ही तुम्हें किसी का भी डायग्राम पूछेगा तो उसका तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि वो कितने नंबर पे आ रहा है, तुम डायग्राम बना लोगे। चलो तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्लास को मिस बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। थैंक यू।